रखेंगे। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जो जिनके इतने कठिन समय से अपने पर्सनल उसमें गुजर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने हमें वक्त दिया है और वो हमारी जो ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टीम की जो यहाँ से कार्यशाला शुरू हो रही है उसके मुख्य अतिथि हैं। तो हम यहाँ पे सभागार में बैठे हुए सर सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, और माननीय हमारी जो राज्य मंत्री हैं कृष्णा गौर मैडम, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी की ओर से आपका स्वागत करते हैं सर। और हम सभी ने अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पूज्य पिताजी के जाने के शोक में एक श्रद्धांजलि भी की है। और अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना भाषण दें और हम लोग आप लोग सुनिए। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, लोक निर्माण विभाग, विशेष अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर जी, डॉक्टर अवनीश श्रीवास्तव जी, संचालक एजेपी एमपी भोपाल, डॉक्टर टी.आर. स्वरूप, महानिदेशक CIDC नई दिल्ली, श्रीमान स्वराजपुरी जी, पूर्व DGP, डॉक्टर जनार्दन सिंह चौहान जी, मुख्य समन्वयक, आप सबका आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर इस सुंदर आयोजन के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नवाचारों का समावेश, इस विषय पर आज ये हमारी पूरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के तुरंत बाद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर स्थापित ये शिक्षक दिवस हम सबको आज एक नई प्रेरणा भी मिलेगी। यद्यपि हम सब जानते हैं कि हमारी देश की संस्कृति में गुरु परंपरा की महत्ता है। इस नाते से हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी शासकीय स्तर पर मनाने का प्रारंभ किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमने कुलपतियों का नाम भी कुलगुरु के नाम पर करने की शुरुआत, और कमोबेश सही अर्थ में हमारे जो अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक है, वो गुरु समान ही है। क्योंकि गुरु का अर्थ हमारे यहाँ गु का अर्थ है अंधेरा, गु का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को ही गुरु मार्ग की संज्ञा दी गई। इसलिए आदिकाल से हमारे अपने देश के शासकों की, व्यवस्थाओं की, हर जन की भावना रहती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में किसी देश की कोई धन संपदा, वैभव या सत्ता बनाने की इच्छा होगी, लेकिन हमको विश्व गुरु की संज्ञा में आनंद आता है, क्योंकि विश्व में हम प्रकाश फैलाना चाहते हैं, विश्व की अच्छाइयों की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। और ये विज्ञान और अनुसंधान कार्य में स्वतंत्र रूप से खास करके जन देशी भावनाओं को लेकर चलने का जो संकल्प है, खासकर रिसर्च के मामले में, ये आदिकाल से हमारी परंपरा है। काल के प्रभाव में कई हमलों के कारण से हमारी दिशा अधिक हुई है, लेकिन जो इकबाल ने कहा, कुछ है बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आज के इस अवसर पर सभी सम्मानित अतिथि, सभी अभिभावकों के सहयोग, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, सभी मित्र आज यहाँ शिक्षक दिवस के अवसर पर अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में आज की संगोष्ठी हम सब मान के चल रहे हैं कि एक तरह से आप सब उस गुरुजनों के रूप में ही यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक प्रगति के हाईवे पर पूरी रफ्तार के साथ आगे चल रहा है और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी नवाचारों के अत्यधिक समावेश की गुंजाइश है। और इसी को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ।
तो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिस कारण से मैं एक साथ रूप से आपसे समग्र रूप से बात करना चाहूंगा। प्रभावी और लचीले बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा सबको बदलते परिवेश में, जो प्राकृतिक आपदा और जलवायु के हर दौर से अपने आप को बचा सके, इसका सामना कर सके। नई विधाएं अपना करके निर्माण की गति भी बढ़ाना पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि हमारा जो निर्माण होता है, अधोसंरचना निर्माण होता है, और देश भर में और दुनिया में निर्माण के अलग अलग मार्ग भी। एक मार्ग आज से 50 साल 100 साल पहले तक हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो संसाधन उपलब्ध होते थे, उसी से निर्माण करा करके हमारे काम चलते थे। लेकिन अभी का निर्माण का थोड़ा सा हमारा मार्ग बदला भी, लेकिन इसमें भी बड़ी संभावना है नवाचार करते हुए। कई बार हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खास करके रेडीमेड कॉन्क्रीट के माध्यम से, अब नई निर्माण की ओर विधा चली है। थोड़े दिन पहले हैंड मिक्सिंग से चल रहा था, आरसीसी का निर्माण कार्य करने की। ये दो विधाएं अपने आप में सारी कहानी कह देती हैं। लेकिन कई बार मुझे भी ये देखकर हैरानी भी होती है कि जानकारी के अभाव में अगर एक मंजिला भवन बनाना है तो नींव में कितना सरिया, गिट्टी, सीमेंट, इसका कोई आंकड़ा नहीं, इसका कोई हिसाब। और कई बार कम लगता है और कई बार ज्यादा लगता है। और ऐसा ही कमोवेश पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसलों पे आता है कि हमारे निर्माण कार्यों में धनराशि के साथ जो साधन सामग्री भी लगती है, उसका भी वर्तमान की आवश्यकताओं के हिसाब से क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि निर्माण सामग्रियों का, निर्माण प्रक्रियाओं का, पर्यावरण सम्मत और निर्माण कार्यों का कार्बन फुटप्रिंट पर भी हमको कम करते हुए इस पर काम करने की जरूरत होगी, जिससे निर्माण की लागत पे भी फर्क पड़ेगा। अभी निर्माण की लागत इसी कारण से कई गुना ज्यादा हो जाती है। और हमारे मौसम आधारित खास करके निर्माण सामग्री, अभी मैं समझ नहीं पाता हूं, आप सब जानते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनती है, खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद उसको चारों तरफ से कांच से ढांक करके जो विदेश में होती है वो अपने यहाँ बनाते हैं, और पूरा एयर कंडीशनिंग व्यवस्था से उस बिल्डिंग का संचालन करना, ये अपने आप को गौरव और गर्व की बात भी समझते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विदेश की तुलना में ये बात अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस देश का मौसम 6 ऋतुओं से सजा हो, जिसमें ठंड, गर्मी, बरसात बराबरी से आती है, हो सकता है जहां बहुत ठंड पड़ती हो वहां में तो उस बिल्डिंग की वहां उपयोगिता हो सकती है। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर अगर मौसम के आधार पर हमारी इधर इसका इम्पैक्ट भी आता ही, हम सब जानते हैं कि बॉडी की रेजिस्टेंस क्षमता इस प्रकार की वातावरण व्यवस्था में लगातार रहने का प्लस माइनस क्या है, मेडिकल साइंस के लोग बताते हैं अच्छे से। और हम तो उस जनरेशन के लोग हैं जिसके बाद अगली पीढ़ी फिर रास्ते से जब आगे निकल के जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम जिस जीन्स को लेके आए उस पर कोई इफेक्ट आ जाएगा, हमारा डीएनए प्रभावित हो जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान के चलेंगे कि हमारी अपनी इन रचनाओं को, इन व्यवस्थाओं को, मौसम को, निर्माण को, इसको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। और सही अर्थ में तो अधोसंरचना का काम रीढ़ की हड्डी जैसा आपका होता है, जिसके मुद्दे आर्थिक और समावेशी विकास की नीतियां आकार लेती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जब विकास के विचार करने के लिए बैठे हैं तो हम सभी विचारों पे बात करते जाएंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की बात आएगी, पर्यावरण की बात आएगी, स्वास्थ्य की आएगी और नवाचारों की बात भी आएगी। इस प्रकार से नवाचारों से निकलते मुझे कई ऐसी आजकल ग्रीन एनर्जी के जमाने में ग्रीन फील्ड वाला जो एक नया कंसेप्ट आया, इस नाते से भी कई सारी चीजों का आप उपयोग करेंगे। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इन चुनौतियों से हमको निश्चित रूप से कोई मार्ग मिलेगा, मैं मान के चलता हूं। और खासकर इस बदलते दौर में, आज के समय में, ये जैसे अभी निर्माण विकास परिषद ने सारे लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, ये इसी प्रकार से लगातार हमारे विचार, विमर्श, परामर्श एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस बात का लगातार चिंतन करने से ही भविष्य में अच्छा मार्ग मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं अपना प्रयोग बताता हूं कि मैं 2004 में जब उद्यम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना था,
तो वहाँ पे मालवा के अंदर हमारी काली मिट्टी के सरफेस होने के कारण से बार बार डामर की सड़क बनाए, बार बार सड़क टूटती थी, बड़ी परेशानी थी। तो पहली बार हमने अपनाया एक MR10 उसको ठाकरे मार्ग में था, तब हमने रेडीमेड कॉन्क्रीट के आधार पर सड़क बनाने का निर्णय लिया। तब तक उज्जैन भर में किसी भी कोई भी सरकारी एजेंसी डामर के बजाय सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क नहीं बनाती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, बात करो ऐसा आया कि पूरे देश में और बाद में गडकरी जी ने तो पूरी अधिकांश जगह जहां उनको लगा कि इस टाइप की जमीन है जहां हमारा डामर और पानी की जो दुश्मनी होती, तो काल के प्रभाव में हमारे यहाँ सुधार भी आते हैं, बदलाव भी आता है और इन सारी बातों से हम सीखते भी रहते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर आप सबका मध्यदेश में एक बार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ संचालनकर्ता ने प्रारंभ में बात कही तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि हम कर्मशीलता के आधार पर दुनिया में जानते पहचानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब अपने अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करें, यही भावना रहे। और जन्म मृत्यु की तो बात क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए तो जन्म का समय भी अभी है और मृत्यु का समय भी है। एक सांस अंदर से बाहर न आए तो मृत्यु है, ठीक से सांस आके चली जाए तो जीवन है। और इसका भी हिसाब हमारे यहाँ है, 21,500 सांस एक व्यक्ति प्रतिदिन में लेता है। पतंजलि जी के हिसाब से ये जो हमारी श्वास है, उनके अष्टांग अध्याय में एक एक श्वास गिनती की और ऐसा कहते हैं कि लोग जब अपनी श्वास में कोई अंतर करते हैं तो आखिरी समय तक किसी की जल्दी सांस चलती है, वो भी एहसास कराती कि इसकी श्वास। बूढ़े लोग या समझदार लोग बताते हैं कि ये श्वास का हिसाब भगवान इनसे पूरा करा रहा है। लेकिन आज के दौर में हम मेडिकल साइंस से भी चलें तो 1 लाख कोशिकाएं प्रतिदिन मरती, तब हमारा एक दिन का जीवन आज आकार साकार ले पाता है। और इस तरह से देखा जाए तो 1 लाख कोशिकाओं के हिसाब से हिसाब लगा के 1 साल में 2 बार व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है। लेकिन ये अंदर की रचना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों को मिला करके एक समुच्चय बनता है। तो शरीर की कोशिकाएं मरती भले ही, लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा के बल पे हमारा अगला सफर तय होता है। इसी से आगे की जो आयु परमात्मा ने दी वो हम पूरी करते हैं। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गीता के माध्यम से आत्माएं शरीर बदलती है और अपना अगला क्रम अगली यात्रा के लिए निकल जाते हैं। आज के इस अवसर में हम तो बाबा महाकाल की नगरी के लोग हैं। काल सबका नियत है, न कोई जन्म, किसी का संपर्क, न कोई कंट्रोल है, न मृत्यु का कंट्रोल है। लेकिन जब जो काम मिल जाए, इस मृत्यु लोक में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे में इस नवाचार की इस परिसर में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी हुई और हम सब मिलकर के आज का इस दिन का उपयोग बहुत बेहतर करेंगे, जो मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए होगा, निर्माण की व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए होगा और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत बेहतरी होगा। प्रौद्योगिकी के इस जमाने में आइए हम सब प्रौद्योगिकी की ताकत को पहचाने, उसका सदुपयोग करें, समाज में इस संकल्प को आगे बढ़ाएं कि हमारे किए गए कामों से न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि पीढ़ियों तक बाद में सबको लाभ मिले। मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो आपने बोधन दिया। तो बहुत सी बातें सम्मिलित थी और आपने जो शुरुआत करी शिक्षक दिवस से, उसकी आपको भी बधाई। और मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि यहाँ जितने लोग भाग में बैठे सभी को बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। हमारे पहले सेकेंड प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, और हर 5 सितंबर को। सर आप 1 महीने करीब पहले हमारे परिसर में आए थे, आपको याद होगा, और आपने उस दिन बताया था कि कुलपति से कुलगुरु का जो चेंज हुआ था वो कैसे हुआ था। वो अच्छा भी है और उस दिन सुनने में भी अच्छा लगा कि उसका रीजन क्या था। तो जो पहला जो स्ट्राइक आपको हुआ था, फिर आपने जो सिविल स्ट्रक्चर्स की बात करी, वो कहते हैं कि वी शेप
buildings and thereafter we are shaped. कि हम तो बिल्डिंग बना देते हैं, उससे फिर बाकी चीजें जो हैं उसमें आना शुरू होती हैं। घर बनता है, परिवार बनता है, शहर बनता है, देश बनता है। इसमें एक अमेरिकन कोड भी है। आपका जो सड़क का कार्य जो है आजकल बहुत ही अच्छा चल रहा, और मध्य प्रदेश में जब आया, मैं बता रहा था कि जब मैं 7 साल पहले आया तो मध्य प्रदेश की सड़कें मुझे बहुत अच्छी लगी। भले ही इंदौर जाना हो, उज्जैन जाना हो या सागर जाना हो, कहीं इतनी स्मूथ सड़कें कहीं नहीं। इस पे एक अमेरिकन कोड भी है जॉन एफ कैनेडी का कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। सड़कें अच्छी है तो यातायात अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, हर तरह की चीजें अच्छी हैं, इसलिए उस जगह की प्रगति होती है, उल्टा नहीं। तो इस पे आपने जोर दिया। और जो मैं बात कर रहा था सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थीम पे, जिसपे कि हम लोग आज मिले हैं, इसमें CSIR एम्प्री भोपाल के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बैठे और इंटरनेशनल कंसल्टेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वरूप जी और विनोद कुमार, बहुत से डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डायस पे हैं और आप भी डायस हैं। और मैंने बोला कि माननीय राज्य मंत्री मैडम कृष्णा गौड़ जी भी उपस्थित हैं। तो एक अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है भोपाल के अंदर। और मैडम को मैं बता रहा था, शायद पिछली बार जब आप आए थे तो आपको हम नहीं बता पाए थे कि भोपाल से आपने सुना होगा सर CV रमन, जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला, और रमन स्पेक्ट्रोमीटर हम विदेशों से खरीदते थे, जो कि करोड़ों में जिसकी लागत होती है। एमपी भोपाल ने एक इंडस्ट्री है टेक्नोस इंस्ट्रूमेंट जयपुर में, उसके साथ मिलकर पिछले 6 साल की हमारी मेहनत से एमपी भोपाल ने रमन स्पेक्ट्रोमीटर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। और ये पहला हाई एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है देश के अंदर। और ये इसके सारे स्पेसिफिकेशन विदेशी जो रमन स्पेक्ट्रोमीटर आते हैं उसके तुलना में या तो अच्छे हैं या उसके बराबर हैं, और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है और भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसका गौरव हम सभी को है, क्योंकि हम लोग भोपाल में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं और आपके संरक्षण में हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ आज यहाँ ज्वाइन किया, और इतने कठिन समय में, पारिवारिक कठिन समय में भी आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। इसके लिए हम आपको यहाँ पर बैठे सभी लोग और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो बातें कही उसको हम याद रखेंगे, और एज साइंटिस्ट, एज फैकल्टी, जो हम इसमें कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए। धन्यवाद सर आपका। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।